various factors for basically increasing the organized sector or growth of organized sector? What are the various reasons for that? We were discussing the factors, right? Who is going to tell me? Offline class. Yes. Rural market and technological impacts. Very good. So because of the consumer, the middle class families are increasing, their disposable incomes are increasing, the occupational, बोल सकते हैं ना कि occupation भी जो है वो भी अब better जगह पे लोग काम कर रहे हैं, तो उनका income कहीं ना कहीं increase हो रहा है. Income increase हो रहा है तो जिसकी वजह से they are able to purchase the luxurious good, normal needs वाले good भी वो खरीद सकते हैं. तो एक तो दूसरा फैक्टर हुआ कि वर्किंग वुमेन जो है वो इंक्रीज हो रही हैं, तो उनके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, सो दे वांट एवरीथिंग अंडर अ सिंगल रूफ. ठीक है. उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? थर्ड वन, दैट इज वैल्यू ऑफ मनी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू ऑफ मनी? वैल्यू ऑफ मनी, राइट. सो वैल्यू ऑफ मनी मतलब क्या है कि बेसिकली आजकल जो लोग हैं कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड बढ़ा है, लग्जरियस प्रोडक्ट की तरफ इंक्लाइन भी हुए हैं और वहीं प्राइस सेंसिटिव भी बन गए हैं. यानी उनको जितना सस्ता प्रोडक्ट मिलेगा, जितना बेनिफिशियल होगा प्रोडक्ट, जितना डिस्काउंटेड रेट में प्रोडक्ट मिलेगा, वो उतना ज्यादा उस प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे खरीदना, है ना. सो दैट्स व्हाई जो रिटेल सेक्टर आया, जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर आया, उन्होंने इसी चीज पे सबसे ज्यादा काम किया, प्राइस पर. ठीक है. वो नॉर्मल मार्केट रेट से आपको क्या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं? डिस्काउंटेड रेट में प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. अगर आप नॉर्मली बिग बाजार लेते हैं, अगर हम एग्जांपल, तो इसमें आप जो नॉर्मल रेट से आपको थोड़ा सस्ता मिलेगा, है ना. उसके बाद भी इनके पास स्कीम बहुत सारे हैं, पॉइंट्स हैं, बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ स्कीम दे हैव, सेल्स प्रमोशन दे आर यूजिंग. सो कहीं ना कहीं आपके पास जो पैसा है, उस पैसे में आप जो नॉर्मल रिटेल सेक्टर से ले रहे हो, उससे कहीं ना कहीं वैल्यू आपको ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर में मिल रहा है ना. तो ये एक रीजन हो गया. फिर रूरल मार्केट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ सैचुरेशन वाला सिचुएशन हो गया आपके अर्बन मार्केट में. अब अर्बन मार्केट में इतना कंपटीशन हाई है कि नए कंपनीज को तो सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो ऑलरेडी मार्केट में है कंपनीज, उन्होंने अच्छा खासा मार्केट शेयर एक्वायर कर रखा है. अब ऐसे सिचुएशन में आप कौन से मार्केट की तरफ मूव करोगे? तो यू विल मूव टुवर्ड द रूरल मार्केट. आप रूरल मार्केट की तरफ मूव करोगे. इसीलिए आपके बहुत सारे ऐसे कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, पीएनजी, ये सारी कंपनीज बेसिकली अब क्या कर रही हैं कि रूरल मार्केट में भी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना इन्होंने प्रॉपर्ली शुरू कर दिया है. और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी भी है जैसे एलजी वगैरह, वो क्या कर रही है ना, प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर देती है. मॉडिफाई इसलिए कर दे रही है क्योंकि जो रेट है, पर्टिकुलर प्राइस, प्रोडक्ट का जो प्राइस है, उतना रूरल मार्केट पे ही नहीं कर पाएगा. रूरल कंज्यूमर्स के पास क्या होता है? सीजनल जॉब है, लिमिटेड पैसे हैं, वेजेस, ज्यादातर वेजर हैं जो आपके डेली वेजेस पे डिपेंडेंट है, तो वो महंगे 50,000 का टीवी नहीं खरीद पाएंगे. तो उनके लिए थोड़ा सस्ता कस्टमाइज्ड भी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना शुरू किया है कुछ आपके, किसने? कुछ कंपनीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने. ठीक है. तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट द नाउअडेज द डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है सबसे ज्यादा? तो इन रूरल मार्केट. मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन आर देयर, मोर देन 60%. ठीक है. चलिए इसमें कुछ और भी पॉइंट, 5 पॉइंट करवा दिया था मैंने. टेक्नोलॉजिकल, अब एक और था एंट्री ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर. सो नाउअडेज वी कैन से दैट द बिग, जो बड़े बड़ी कंपनीज, ये करवाया था मैंने, एंट्री ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर्स. तो जैसे आप देख सकते हो, एक तो आपके फॉरेन की बहुत सारी कंपनीज इंडिया में आ रही है बिकॉज ऑफ द लिबरलाइज्ड इकोनॉमी, फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड थिंग कि आपकी जो बड़े बड़े कंपनीज है जैसे टाटास, बिरलास, है ना, रिलायंस, सो दे आर ऑल्सो स्टार्टेड डीलिंग इन रिटेल सेक्टर. तो उनका भी रिटेल सेक्टर उन्होंने क्या किया शुरू. आदित्य बिरला का पैंटालून्स है, बताया था मैंने लास्ट क्लास में भी आपको. आपका रिलायंस ट्रेंड, रिलायंस ज्वेल्स, रिलायंस डिजिटल, दीज आर द रिटेल मार्केट ऑफ, रिटेल है किस चीज का? रिलायंस का, रिलायंस ग्रुप का, राइट. तो नाउअडेज दे आल्सो स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन द ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर. और वो अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका भी एक रीजन है, क्योंकि वो ऑलरेडी, वो क्या है, बहुत ही सेटल्ड कंपनीज हैं. समझ रहे हो, इंडिया में उनका ऑलरेडी मार्केट है. तो ऐसी कंपनीज जो कॉर्पोरेट्स हैं, अगर वो रिटेल में आ रहे हैं तो डेफिनेटली कंज्यूमर्स उनके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे,
है ना। इतना बड़ा स्टोर को खोल पाना, इतना एक्सपेंस को हैंडल करना, वो ऑब्वियसली छोटे मोटे इंडिविजुअल के लिए, छोटे मोटे कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से जो रिटेल सेक्टर है, जो कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं, जो इंडियन कॉर्पोरेट्स हैं वो भी, और फॉरेनर जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं वो भी, उन दोनों की वजह से आपका रिटेल सेक्टर क्या हो रहा है, इमर्ज। अब जैसे रिलायंस ज्वेल्स है, अभी हाल फिलहाल में 1-2 साल के अंदर में इतने सारे इसके क्या हुए हैं, बहुत सारे ब्रांचेस ओपन हुए हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख लिया था नेक्स्ट क्लास, लास्ट क्लास में लिख लिया था एंट्री ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंट्री ऑफ फॉरेन रिटेलर्स, एंट्री ऑफ फॉरेन रिटेलर्स जो मैंने आप लोगों को उसी में बता दिया, एंट्री ऑफ कॉर्पोरेट्स में ही, कि आपके जो फॉरेन रिटेलर्स हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आफ्टर लिबरलाइजेशन वो क्या हो गई हैं, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, रिटेल हैं, जो ऑलरेडी इंडिया में आकर के सेटल हो गई, ठीक है। सो कहीं ना कहीं, और ये कैसे आती है, हाउ दे आर बेसिकली एंट्री इनकी कैसे होती है पर्टिकुलर इंडिया में। सो दे हैव सो मेनी ऑप्शंस लाइक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आप अपनी कंपनी का कोई सब्सिडियरी पार्ट ओपन कर लीजिए यहाँ पर, या तो फिर आप यहाँ पर अपनी कंपनी का एक ब्रांच शुरू कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू अगर इनकी एंट्री हो रही है, ओके। सो आपकी जो फॉरेन कंपनीज वो कैसे आती है, बाय एफडीआई, बाय जॉइंट वेंचर, जैसे एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ मिलकर के दे आर स्टार्टेड वर्किंग, लाइक हीरो होंडा डिड दैट। अब नो डाउट वो तो अलग हो चुकी है, लेकिन अर्लियर दे केम लाइक दैट, जॉइंट वेंचर के लिए, जॉइंट मारुति सुजुकी जॉइंट वेंचर, ठीक है। सो बेसिकली जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है उनके साथ क्या हो जाती है, वो आकर के मिल जाती है, ठीक है। ज्वाइंट वेंचर इज समथिंग वेयर द जो शेयर है दोनों कंपनीज का लगभग इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो अब आपका जो नेक्स्ट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू आएगा, ज्वाइंट वेंचर के थ्रू आपका आ सकता है, या कोई छोटी कंपनी को एक्वायर कर ले, जैसे कारगिल जो कंपनी है, डाटस ऑफ कौन सी कंपनी है, वो यूएस की है, ऑयल की कंपनी है, कौन सी, एडिबल ऑयल्स की, ठीक है। वो यहाँ के पारिक फूड को उसने एक्वायर कर लिया, ठीक है। तो जैसे छोटी मोटी कोई कंपनीज या रिटेल है उसको इन्होंने एक्वायर करके फिर एंट्री, तो लाइक दिस जो है फॉरेन कंपनीज या फॉरेन रिटेलर्स इंडिया में आ रहे हैं, ठीक है। तो एक ये भी एक रीजन हो सकता है आपका एंट्री ऑफ फॉरेन रिटेलर्स। नेक्स्ट लिखिए टेक्नोलॉजिकल इंपैक्ट, टेक्नोलॉजिकल इंपैक्ट। अच्छा, व्हाट इज द टेक्नोलॉजिकल इंपैक्ट इन रिटेल। अगर हम एक नॉर्मल टर्म देखें तो अभी ये बहुत डायनेमिक अप्रोच है। डायनेमिक वाई, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग नाउअडेज, बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होता जा रहा है ना। अभी आप एक फोन का भी एग्जांपल लो तो जो प्रोसेसर है वो 1 साल के बाद दूसरा नया फोन में चेंज होकर आता है लाइक आईफोन जो है, हाँ एग्जैक्टली। तो आपका जो आईफोन है उसमें आप देखो हर एक 1 साल में वो अपना एक नया मॉडल लॉन्च करते हैं, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजिकल सारी कंपनीज भी फास्ट हो गई है, एंड द पीपल का जो डिमांड है वो भी लेटेस्ट डिमांड होता है। जैसे अभी कोई एप्पल का 12 प्रो नहीं खरीदेगा, लेकिन 13 का वेट जरूर करेगा, है ना। सो टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट इज समथिंग दैट इज अ डायनेमिक फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रिटेलर, ठीक है। जैसे अब इंट्रोडक्शन हो गया आपका कंप्यूटराइजेशन का, मैकेनाइजेशन का, ठीक है। अभी आप देखो कितना डिजिटलाइजेशन का, सारी पेमेंट्स हम ऑनलाइन करते हैं, वी डोंट नीड टू यूज द कैश, वी आर यूजिंग गूगल पे, ट्रू। वी आर नॉट बेसिकली, अगर हम रिटेल किसी ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर में जाते हैं तो बिलिंग के लिए वी कैन यूज कार्ड्स, है ना। तो यहाँ पर ये सारी जो चीजों का इंट्रोडक्शन है कहीं, और यहाँ तक कि जो रिटेलर्स हैं दे आर यूजिंग MIS, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, MIS दे आर यूजिंग। तो ये सारी चीजों ने कहीं ना कहीं फेस जो है रिटेलिंग का क्या कर दिया, बदल दिया है। तो लोग को इतना कन्वीनियंस हो रहा है इन सारे मॉडर्नाइजेशन टेक्निक को यूज करने में कि दे डोंट वांट टू मूव टुवर्ड द अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल, दे वांट टू बी विद दैट ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, है ना। जहां पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा मिलेगी, कन्वीनियंस मिलेगा, जहां प्राइस लो मिलेगा, जहां पर पीसफुल एनवायरनमेंट होगा, जहां पर आपको हर चीज सही जगह पे दिखेगा। सो ऐसे जगह से आप लेना चाहोगे सामान, या जहां पर हर चीज एरबिट्री फॉर्म में होगा वहां से, डेफिनेटली यू मूव टुवर्ड द ऑर्गेनाइज सेक्टर, है ना। उसके अलावा एक ई कॉमर्स भी बहुत बड़ा रीजन है आपका, जो ई कॉमर्स है नाउ डेज आप देखो ज्यादातर जो लोग हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं। अभी जैसे बिग बिलियन डे जैसे भी आएगा, everyone will start shopping on that, true,
Why? Because definitely you will get very heavy discount on products. So कहीं ना कहीं ई कॉमर्स, डिजिटलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी, इसने रिटेल के पूरे फेस को, चेहरे को ही बदल दिया है। नाउ द पीपल आर इंक्लाइंड टुवर्ड द कन्वीनियंस एंड लो कॉस्ट बेटर क्वालिटी। जैसे मैंने ये ईयरफोन लिया, अगर मान लीजिए कि अगर मैं ऑनलाइन, और कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे हैं जो सिर्फ ऑनलाइन ही मिलते हैं, जैसे खास करके ईयरफोन्स जल्दी आपको स्टोर पे अवेलेबल नहीं होंगे जितना आपको वो अवेलेबल होंगे बेसिकली ऑनलाइन, है ना। चलिए, सही बात है या नहीं है? क्या कर लिया है, मोनोपोली बना लिया अपना ऑनलाइन साइट में, और साथ साथ आजकल अगर कोई भी स्टोर खुलता है या कोई भी ब्रांड आता है तो उसका ऑनलाइन साइट जरूर अवेलेबल होता है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, because of the demand of the customers. So technological impact is one of the factor for growth of organized retail sector. Next one, rise in income. Rise in income. Rise in income. Okay. Rise in income. So one of the reason, increase in the literacy level. Nowadays the literacy level is also increased around, अगर हम average लें तो 70-73% हमारे इंडिया में literacy rate है। So when the peoples are becoming literate, they want to get job, ठीक है। तो लोग ज्यादातर जॉब में अब इन्वॉल्व हैं, ठीक है। ज्यादातर ऐसा तो अनएम्प्लॉयमेंट है, बट स्टिल लिटरेसी लेवल ने कहीं ना कहीं ऑक्यूपेशन को क्या किया है, इंक्रीज किया है। ऑक्यूपेशन, लोग ज्यादातर जॉब करने वाले लोग हैं। तो इसी में क्या हुआ है बेसिकली कि जब उनका ऑक्यूपेशन बेटर है, जब उनकी जॉब लग गई, तो उनका क्या हुआ, परचेजिंग पावर क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, क्योंकि इनकम इंक्रीज हुआ। सो इनकम इंक्रीज हुआ, डिमांड बढ़ गए कि भाई अब हम ऑर्गेनाइज सेक्टर से खरीदेंगे सामान। कहीं ना कहीं आप अपने घर पे भी देखो तो पहले अर्लियर आप कहाँ पढ़ते हो और अभी आप कहाँ शिफ्ट हुए हो, ये आपको डिफरेंस खुद दिखेगा। बिकॉज लैक ऑफ अवेलेबिलिटी थी पहले, रिटेल उतना ऑर्गेनाइज रिटेल नहीं हुआ करता था, लेकिन अब आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। सो पीपल आर डिमांडेड ओनली ऑर्गेनाइज रिटेल, है ना। बिकॉज द प्राइस इज नॉट एज सच डिफरेंट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज, मतलब अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज का प्राइस ज्यादा डिफरेंस नहीं है सच, ठीक है। तो राइज इन इनकम बेसिकली लीड टू इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है, एंड इंक्रीज इन डिमांड ऑफ व्हाट, ऑफ ऑर्गेनाइज रिटेल, ठीक है। और एजुकेशन लेवल भी इंक्रीज हो रहा है, तो दे आर बेसिकली नो दैट विच प्रोडक्ट इज सुटेबल फॉर देम, एंड सम प्रोडक्ट्स आर लाइक दैट यू आर नॉट एबल टू गेट इट इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे अभी एजुकेशन लेवल बढ़ गया है, लोगों में हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ गया है, तो पीपल आर इंक्लाइंड टुवर्ड द ऑर्गेनिक फूड, ट्रू, एंड दीज काइंड्स ऑफ फूड्स आर ओनली अवेलेबल इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब ज्यादातर आपको ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं ये सारी रीजंस हैं आपके, राइज ऑफ इनकम या इंक्रीज इन इनकम इज द रीजन फॉर इंक्रीजिंग ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर। समझ में आ रहा है, पॉइंट क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, मीडिया एक्सप्लोजन। मीडिया एक्सप्लोजन, मीडिया एक्सप्लोजन। अच्छा, what is the meaning of media explosion here? So we all knows that everyone is using social media, everyone is basically watching so many channels, true. So in short we can say कि अभी जो organized retail sector है, they are using the basically integrated marketing communication. What is IMC, integrated marketing communication? For advertisement of this cup, they are going to put it everywhere. Like they are going to mail it, they are going to show it in the different sites, they are going to use the advertisement technique, true. So in short, the organized retail sector is using IMC, they are using the media for promoting their product, right. And उसके अलावा आप लोग, हम लोग आजकल कौन से जनरेशन में, we are in 21st century, तो डेफिनेटली हमारा क्या है, हम लोग का जो इन्फ्लुएंस है वेस्टर्न कल्चर की तरफ से बहुत ज्यादा है। आई बात समझ में आता है? तो हम कहीं ना कहीं एक तरीके का, हम बोल सकते हैं ना, रिजेंबल करना, कॉपी करना, ये सारी चीजें हम में आ गई हैं। सो वी ऑलवेज वांट टू बी ट्रेंडी, एंड फ्रॉम वेयर वी गेट द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, फ्रॉम मीडिया, ट्रू। सो मीडिया ने बेसिकली क्या काम किया है, दे बेसिक, और एक और चीज कि बिकॉज ऑफ द मीडिया, द पीपल एक्सपेक्टेशन अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। द वे दे आर एडवर्टाइजिंग, द वे दे आर शोइंग यू द प्रोडक्ट, दैट इज बेसिकली इंक्रीजिंग आवर एक्सपेक्टेशन रिलेटेड विद द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। और इसकी वजह से हमारा डिमांड बढ़ गया, प्रोडक्ट्स का नॉलेज हमारा इंक्रीज हो गया, इंफॉर्मेशन मिल रहा है। ये सब चीजें कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ द मीडिया, बिकॉज ऑफ द इंटरनेट,
है ना. सो ये मीडिया एक्सप्लोजन इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर इंक्रीजिंग द रिटेल सेक्टर. और आप मीडिया को यूटिलाइज करके भी रिटेल का काम कर सकते हो, सेल कर सकते हो प्रोडक्ट को, फेसबुक के थ्रू, इंस्टा के थ्रू कर रहे हो ना. सो दिस इज बिकॉज ऑफ मीडिया एक्सप्लोजन. क्लियर हो गई बात, समझ में आया. नेक्स्ट वन इज राइज ऑफ कंज्यूमरिज्म. दिस वन इज द लास्ट पॉइंट, राइज ऑफ कंज्यूमरिज्म. राइज ऑफ कंज्यूमरिज्म. Yes, Golu. What is the meaning of consumer? What is the meaning of consumerism? क्या सुना है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. उसमें कुछ बेसिक राइट्स होते हैं उपभोक्ता के, कंज्यूमर के. ठीक है. सो कंज्यूमरिज्म वी कैन से दैट इज अ बेसिकली प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर फ्रॉम अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस. यानी कि जो मार्केट में अनएथिकल ट्रेड हो रहा है उससे प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर को, इसको कहते हैं कंज्यूमरिज्म. तो कहीं ना कहीं कंज्यूमरिज्म इंडिया या ऑल ओवर कंट्री में क्या हो चुका है, बहुत इंक्रीज हो चुका है. कंज्यूमर आर वेरी मच अवेयर अबाउट देयर राइट्स, about the basically conditions, about the law. Like under the Consumer Protection Act 1986, there is 3-tier mechanism which is provided by basically government. यहाँ 3 judiciary system है आपका, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल. सो लॉ के बारे में लोग तो एक तो एजुकेटेड हो गए हैं, लिटरेट हैं, उसके अलावा अवेयरनेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है. कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने, प्रोटेक्शन के लिए मल्टीपल एनजीओज हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपके. गवर्नमेंट अपनी तरफ से अभी भी आया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, अमेंड हुआ है 1986, 2019 में फिर आया. तो कहीं ना कहीं चीजें चेंज हो गई है. अब पहले वाला सिचुएशन नहीं है कि आपको सेलर कुछ भी सेल करेगा, आप कुछ भी खरीद लोगे और उसके बाद जब आप रिटर्न करने जाओगे तो रिटर्न भी नहीं लेगा. ये पॉसिबल नहीं है. तो कंज्यूमरिज्म ने कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक अवेयरनेस जगा दिया है कि हमारे ये राइट्स हैं, और ये सारी राइट्स को कौन रिस्पेक्ट करता है, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल. लाइक इफ यू विल परचेज एनी डिफेक्टिव प्रोडक्ट फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड रिटेल, you can basically claim for its returning. True, but you cannot able to do the same thing in unorganized sector. Sometimes they will give you expired product as well, and they are not going to take it back. But legally that is wrong. बट ये सारी चीजें घर के आसपास वाले स्टोर्स में पॉसिबल है, पर ये ऑर्गेनाइज्ड रिटेल में आपके साथ धोखाधड़ी हो जाए, अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिस हो जाए, आपसे ज्यादा प्राइस हाई करके ले ले, आपके ब्लैक मार्केटिंग प्रैक्टिस करे, दीज आर नॉट पॉसिबल. सो कहीं ना कहीं आपके जो कंज्यूमरिज्म ने ये सेंस कंज्यूमर के अंदर में डाल दिया है कि हम जब भी प्रोडक्ट खरीदेंगे बेटर प्लेस से खरीदेंगे, जहां पर हमें लूटे ना, कोई पैसा ज्यादा हमसे ना ले ले, है ना. सो इसने भी कहीं ना कहीं इंक्लाइन या ग्रोथ या इंक्रीज कर दिया है आपके ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर को. अच्छा, तुम लोग नॉर्मल सोचो कि अगर आपने आसपास के घर के दुकान या किराने वाले से कोई सामान खरीदा, मान लीजिए कि उसका बिल बना 500 रुपए का. सच बात है, एक सोल प्रोप्राइटर होता है, एक ही पर्सन है, सब मैनेज कर रहा है, सामान दे रहा है, ये वो. लेकिन वही अगर आप बड़े जाकर विशाल मेगा मार्ट में जाओगे, सो एवरीथिंग विल बी कैलकुलेटेड इन अ प्रॉपर सिस्टमैटिक वे. मे बी आपका 450 का सामान बन रहा हो, उसने 500 ले लिया हो आपसे बिकॉज ऑफ द मैनुअल वर्क एंड बोल सकते हैं ऐसे. लेकिन ये सेम चीज आपके साथ कभी भी अच्छे स्टोर्स में पॉसिबल नहीं है. सच बात है ये. तो in short what we can say that the consumerism, the protection of consumer in the market, that leads to basically make, या फिर बोल सकते हैं that leads to increase the retail sector, organized retail sector. आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट पॉइंट. और एक और चीज है कि आजकल जो है ना, कंज्यूमर को पता है कि सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंस, टाइम सेविंग सब कुछ रिटेल सेक्टर में पॉसिबल है, और उसके बाद में मतलब ज्यादा प्राइस ओवर चार्ज भी कुछ नहीं होगा. तो ये भी कंज्यूमरिज्म ही का पार्ट है एक तरीके से कि दे आर नॉट ओवर चार्जिंग. तो ये सारी वजह से आपका क्या हो रहा है, रिटेल सेक्टर, ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर इंक्रीज हो रहा है. क्लियर हो गई बात? चलिए, ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर में अब हम नेक्स्ट टॉपिक, जो ये आपका जो रिटेल मैनेजमेंट में नेक्स्ट जो टॉपिक है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर या रिटेलिंग. ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग. फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोग को ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज के बारे में बताया था, याद है कुछ?
ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड बताया था मैंने। यस मैम। हाँ, तो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल और अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे रिटेल फॉर्मेट की तरफ। रिटेल फॉर्मेट्स में आपके ऑर्गेनाइज्ड रिटेल फॉर्मेट्स कौन है और अनऑर्गेनाइज्ड में किराना वाला कौन है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस। चलिए, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में लिखिए डिफरेंसेस। फर्स्ट पॉइंट ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में लिखिए, द ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट, organized retail sector is regulated. Organized retail sector is regulated. Organized retail sector is regulated by the government, and the employment terms, the organized retail sector is regulated by the government and the employment terms and work hours per day in this sector, works hour per day in this sector are fixed. यानी कि जो ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर है इसको रेगुलेट कौन करेगा, कौन चलाएगा, गवर्नमेंट चलाएगा। एम्प्लॉय के लिए प्रॉपर टर्म्स कंडीशन होंगे, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर होगा प्रॉपरली, बकायदा आपको प्रॉपर ऑफर लेटर मिलेगा अगर आपने कोई ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर में काम करना शुरू किया। जैसे अगर कोई रिटेल ऑर्गेनाइज रिटेल में कोई स्टोर मैनेजर भी है तो वो भी प्रॉपरली रिक्रूट किया जाएगा बाय पर्टिकुलर प्रोसेस, मतलब अच्छे से एक प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा और एक वर्किंग टाइम आपका फिक्स रहेगा, लाइक 9 to 6, 10 to 7 लाइक दिस, ठीक है। सो द वर्किंग आवर्स विल बी फिक्स्ड। Why the government is regulating it? गवर्नमेंट क्यों इसको रेगुलेट करता है? क्योंकि हाँ, 9 to 9 इसी पे है, 9 बजे से लेकर 9 बजे तक खुला। कौन सा है? 9 to 9 स्टोर्स। हाँ, दैट इज अ पार्ट स्टोर। वैसे स्टोर्स होते हैं जो लॉन्ग टाइम के लिए खुले रहते हैं, लॉन्ग आवर्स के लिए खुले होते हैं। जैसे आपके रेलवे स्टेशन पे छोटा छोटा कियोस्क देखा है, तो दैट इज द कन्वीनियंस स्टोर। आप लोग पेट्रोल पंप के पास देखते होंगे, फिर बस स्टैंड वगैरह के पास, फिर आपके बहुत सारे मेडिसिन वाले जो शॉप्स होते हैं वो भी खुले होते हैं, तो दीज आर कन्वीनियंस स्टोर। 9 to 9 जो आप स्टोर बोल रहे हो ना, जो यहाँ पर है बोरिंग रोड के पास, हाँ, तो ऑर्गेनाइज रिटेल जो है सेक्टर जो है दैट इज रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट होता है। ज्यादातर जो ऑर्गेनाइज रिटेल होते हैं वो कंपनी होते हैं, प्राइवेट या पब्लिक। तो जो प्राइवेट पब्लिक कंपनीज होते हैं वो कंपनीज एक्ट के द्वारा चलता है, पता होगा आप लोगों को। और जो वैसी शॉप्स होते हैं जिनका जो आपका टर्नओवर जो है 20 लाख से ज्यादा नहीं होता, तो उनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है जीएसटी वगैरह की। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि जो सोल प्रोप्राइटर छोटे मोटे जो शॉप है दैट इज नॉट रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, बट जो ऑर्गेनाइज और बड़े रिटेल है ज्यादातर वो क्या होते हैं आपके ऑर्गेनाइज, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट होते हैं, टाइम फिक्स होता है, प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्रोसीजर होता है, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी टर्म, एम्प्लॉइज के लिए भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल। अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल, अब जैसे तुम लोगों ने वेंडर वाले को देखा होगा, पेडलर्स को देखा होगा जो पैदल चलते हैं, रिक्शा से कपड़े बहुत सारे सेल करते हैं, सब्जी वाले जो वेजिटेबल वेंडर्स वगैरह जो होते हैं, सो इनके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रॉम गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड के लिए है। तो इसमें लिखिए अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल में, द अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर, द अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर is not regulated by government। जैसे आपकी वो होते हैं ना मंडी वगैरह जो लगते हैं, बहुत सारी जगह पे छोटे छोटे मंडीज वगैरह हैं, लगाते हैं, रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, नॉट रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। आगे लिखिए एंड एम्प्लॉयमेंट टर्म्स, नॉट रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट टर्म्स and working hours per day are not fixed in this sector, ठीक है, in this sector। The unorganized retail sector is not regulated by the government and employment terms and working hours per day are not फिक्स्ड इन दिस सेक्टर। अच्छा, तुम लोग में से कितने, बहुत सारे लोग होंगे जो घर के छोटे मोटे सामान के लिए अपने आसपास के किराने स्टोर पे जाते होंगे, जाते हो, तो वहां पर कोई हेल्पिंग बॉय को रखते हैं, वो देखा होगा। देखना 10 बजे तक जब तक दुकान खुला रहेगा ना वो वहीं पर रहेगा, देखा है ये तुम लोगों ने।
सो एक्चुअल में यही चीज कहना चाह रहा है कि जो अनऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर होता है उनका कोई टाइम वाइम का फिक्स नहीं होता है। अगर आप किसी को रखते हुए हो काम के लिए, हेल्प के लिए भी, तो वो अपनी मर्जी से उनको टाइम बताते हैं कि आप इतने बजे जाओ। कई बार जल्दी शॉप लगाना तो उसको जल्दी भेज देंगे, कई बार लेट तक खुला रखते हैं तो उनको उसको लेट तक स्टे करना पड़ता है। ओवर टाइम वाइम कुछ भी नहीं मिलता है, उसी सैलरी में दे हैव टू वर्क। उसको रिक्रूट करने से पहले उसको कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मिलता है, बोल दिया जाता है कल से आओ, कल से वो जाना शुरू कर देता है। तो फिक्स टाइम नहीं है, रेगुलेटेड नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा, तो एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत ज्यादा आपके होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए ऑर्गेनाइज में। समझ में आया बात यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविडेंट फंड जो होता है बेसिकली आपका प्रोविडेंट फंड जो है ये ईपीएफओ के द्वारा मैनेज होता है। ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका आपका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और ये क्या काम करता है, इट इज बेसिकली वर्किंग लाइक आपके पैसे को, ये जब आप जॉब करते हो आपके सैलरी अकाउंट को मैनेज करता है। सैलरी आपने पाया, मान लीजिए 30,000 आपकी सैलरी है, और 5,000 रुपया एक्स्ट्रा जो है, मान लीजिए 35 सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी, 5,000 रुपया आपका जा रहा है किसमें, पीएफ में। अब उसमें क्या होता है ना कि गवर्नमेंट भी अपने तरफ से कंट्रीब्यूशन देगा आपकी सैलरी पे, मतलब आधा कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का होता है, नहीं आधा आपके, सॉरी आधा आपके एम्प्लॉयर का होता है, आधा आपके एम्प्लॉय का होगा। तो आपका सैलरी कुछ होगा और कुछ एम्प्लॉयर भी उतना ही पैसा जमा करता है, सॉरी गवर्नमेंट नहीं एम्प्लॉयर, लेकिन ये मैनेज होता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ईपीएफओ। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म में क्या होता है ना कि इसका कुछ पोर्शन लाइक 20%, 16-20% जो है ये एज अ पेंशन सेव हो जाता है, यानी कि आप उसको 60 साल के बाद ही निकाल सकते हो पैसों को, और बाकी जो आपका अमाउंट है उसको आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर आपने अपने पीएफ अकाउंट में पैसा छोड़ दिया तो उसमें इंटरेस्ट जोड़ता जाता है गवर्नमेंट। समझ में आई बात? तो ये होता है पीएफ। समझ में आया बेटा? यस मैम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, द ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर। और आजकल जो है वो कंपलसरी हो गया है, कोई भी प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक कंपनी अपने बेसिकली ग्रेचुटी फंड भी होता है, तो पब्लिक मतलब गवर्नमेंट वाले लोग को मिलता है फायदा इसका, जीपीएफ बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपका ग्रेचुटी फंड होता है। ठीक है, तो ग्रेचुटी फंड जो होता है वो आफ्टर जब आप रिटायर करते हो तो एक साथ जो आपको बहुत लमसम अमाउंट मिलता होगा, आपने सुना होगा। तो आजकल कंपलसरी है कि सबके मतलब प्राइवेट पब्लिक सारे कंपनीज के जो एम्प्लॉइज हैं उनके पास ये अकाउंट होना चाहिए, पीएफ अकाउंट। चलिए मैम, और फैक्ट्रीज एक्ट क्या होता है? बताता है कि पर्टिकुलर ओकेजन में या फिर कुछ जब आप बेटर वर्क करते हो या फिर आपकी कंपनी को जब प्रॉफिट ज्यादा होता है तो ऐसे सिचुएशन में आप अपनी एम्प्लॉइज को बोनस देना जरूरी है। कितना परसेंट देना है दैट इज मेंशन इन द बोनस एक्ट। और आपका जो फैक्ट्रीज एक्ट होता है, कितना वर्किंग आवर होगा, कितने एम्प्लॉइज को आप हायर करोगे उस फैक्ट्री में। ठीक है, और उसके बाद फिर अगर वो सीजनल फैक्ट्री, यानी जैसे क्रैकर्स वाले बहुत सारे फैक्ट्री सीजनल होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे वहां क्रैकर्स बनते हैं, तो उस समय आपको उनको कितना पर डे वेज देना है, यानी उनको कितना पैसे देना है, कितना टाइम लेना है उनसे। ठीक है, और कोई भी हैजर्डस वर्क यानी कि जो चीज अनसेफ है और बच्चों, जो छोटे बच्चे उनको आप हायर नहीं करोगे हैजर्डस काम के लिए, प्री कंडीशंस को आप मेंशन करोगे। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्रीज एक्ट में है। ठीक है, आई बात समझ में बेटा? यस मैम। चलिए लिखिए, द ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर, द ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर is governed by वेरियस एक्ट्स, यानी कि जो ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर है उसमें गवर्नमेंट के द्वारा जो भी एक्ट आए। अच्छा, एक्ट कैसे आता है? बिल पास होता है। ठीक है, तो जो भी एक्ट आया है, ठीक है, बहुत सारे एक्ट्स के साथ ये गवर्न होते हैं। कौन कौन से एक्ट है लिखिए, गवर्न बाय वेरियस एक्ट लिख लिया, लाइक बोनस एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट। ठीक है, तो ये सारे आपके किस चीज में आ जाएंगे? ऑर्गेनाइज में। अनऑर्गेनाइज्ड में क्या क्या आएगा आपका? अनऑर्गेनाइज्ड में यहां पर कोई भी तरीके के गवर्नमेंट एक्ट को फॉलो नहीं किया जाता है। सो यहाँ पर लिखिए, नो गवर्नमेंट एक्ट रिक्वायर्ड टू गवर्न द अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर के लिए कोई भी एज सच एक्ट फॉलो नहीं किया जाता।
समझ में आ गई बात? यानी कितना पैसा देना है, कितना समय काम करवाना है, ये सब चीजें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कुछ भी मेंशन नहीं। नेक्स्ट लिखिए, हाँ लिखिए, नो गवर्नमेंट एक्ट रिक्वायर्ड टू गवर्न अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट वन इज कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी रूल्स रेगुलेशंस है गवर्नमेंट के द्वारा, कंपनी के द्वारा जो भी है, वो सारे फॉलो होने चाहिए स्ट्रिक्टली। ठीक है, तो पॉलिसीज कंडीशन सब कुछ आपके वहां पर होंगे। अनऑर्गेनाइज में ऐसा कोई भी रूल फॉलो नहीं, गवर्नमेंट नहीं भी करोगे तो कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन अनऑर्गेनाइज में अगर आपने रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया, सो अंडर वेरियस एक्ट्स आपके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। ये ऑर्गेनाइज में होगा, लेकिन अनऑर्गेनाइज में एक्ट्स ही नहीं है तो रिस्ट्रिक्शंस क्या है? कुछ भी नहीं। नेक्स्ट है आपका, एम्प्लॉइज जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं वो ज्यादातर मंथली सैलरी पे होते हैं। क्या होते हैं? मंथली सैलरी पे। उसके ऊपर कई बार तो कमीशन बेस्ड भी होता है। जैसे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है आपके जो बिग बाजार वगैरह में, उनके ऊपर कई बार आपको वो भी मिल जाता है, उनको कमीशन भी मिलता है अगर उन्होंने ज्यादा सेल करवाए या फिर कस्टमर ने उनके लिए पॉजिटिव रिव्यूज दिया तो उसके ऊपर कमीशन भी होता है। आप जोमेटो वाले को देख लो, उनका कमीशन होता है। उनका अगर पर डे का जो टारगेट है उससे ज्यादा वो अचीव करते हैं। सो कमीशन बेस्ड प्लस सैलरी, उनको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं, है ना, ऑर्गेनाइज में। लेकिन अनऑर्गेनाइज में ज्यादातर बहुत सारे वेजेस पे होते हैं। वेजेस का मतलब पता है क्या होता है? कि पर डे के ऊपर आपको पैसा मिलेगा। एक दिन आपने मजदूरी कर ली, आपको एक दिन का पैसा दे दिया गया। लेकिन जो एक दिन का जो आपको पैसा मिलेगा वो जब आप आओगे, प्रेजेंट रहोगे तो ही मिलेगा। अदरवाइज अगर आप एब्सेंट हो गए, नहीं आए काम पे, तो आपको उस दिन का पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा सिस्टम है ऑर्गेनाइज में, लीव वगैरह का ऑप्शन है। आप अगर चाहो तो 1-2 दिन का लीव ले सकते हो। सिक लीव है, इंश्योरेंस की फैसिलिटीज, ये सब भी दी जाती है एम्प्लॉइज को, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। लिख लिया ये वाला पॉइंट? शॉर्ट में लिख लो एक जगह पे, रेगुलर मंथली सैलरी वेजेस, ऐसे लिखो शॉर्ट में, रेगुलर मंथली सैलरी वेजेस। ठीक है, आगे जो अगर एग्जाम में लिखना तो ये एक एक वर्ड मत लिखना, अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। अभी याद करने के लिए लिख लो ऐसे, अनऑर्गेनाइज में वेजेस, ऑर्गेनाइज में आपका सैलरी। नेक्स्ट है आपका, लिख लिया? अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है सुनिए, जॉब सिक्योरिटी। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी? जब जॉब सिक्योरिटी आया तो आप लोगों ने एम्प्लॉइज टर्नओवर सुना होगा। एम्प्लॉइज टर्नओवर का मतलब होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग जो हैं वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, उसका रेशियो क्या है। अगर उसका रेशियो बहुत ज्यादा हाई है तो दैट इज बेसिकली गोइंग टू मेक द एडवर्स इफेक्ट इन द बेसिकली परफॉर्मेंस ऑफ योर कंपनी। सही बात है। मान लीजिए कि अगर आपकी कंपनी में बहुत सारे लोग बार बार जा रहे हैं छोड़ करके, तो आपके यहाँ कोई स्टे नहीं करेगा, तो काम कौन करेगा? परफॉर्मेंस कौन देगा? परफॉर्म कौन करेगा, है ना। सो जॉब सिक्योरिटी की ज्यादा ज्यादा कहाँ पर है? जॉब सिक्योरिटी आपकी ऑर्गेनाइज में। लाइक जॉब विल बी सिक्योर, आप स्टेबल जॉब कर सकते हो 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल। बट वहीं, और उनको निकालने से भी पहले उनको आप नोटिस पीरियड दोगे, उनको उनसे अगर वो रेजिग्नेशन देते हैं तो वो नोटिस पीरियड सर्व करेंगे। सो ये सारे ऑप्शंस आपके ऑर्गेनाइज्ड में। अगर आप जॉब छोड़ते भी हो, रिजाइन भी देते हो, तो आप नोटिस पीरियड सर्व करके जाओगे, है ना। तो भाई मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, अगर आपको निकालेंगे तो कई बार बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में 3 महीने की सैलरी देना पड़ता है अगर आप जॉब से निकालोगे अपने एम्प्लॉय को। तो फायर क्यों कर रहे हो उसका वैलिड रीजन देना पड़ता है। तो ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज में, बट अनऑर्गेनाइज में दैट इज नॉट देयर। ठीक है, तो अनऑर्गेनाइज में आपको जब उनको लगेगा कि इफ यू आर नॉट वर्किंग, इफ यू आर नॉट सुटेबल फॉर द वर्क, दे आर गोइंग टू फायर यू। फायर मतलब हटा देंगे। सो जॉब सिक्योरिटी ऑर्गेनाइज्ड में क्या है? बहुत ज्यादा है, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड में नहीं। क्लियर होगी बात? यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट। अब आपका जो ओटी का मतलब क्या होता है? ओवर टाइम। जब अगर आप ओवर टाइम करोगे ऑर्गेनाइज में तो यू विल पे एक्स्ट्रा फॉर दैट। बट इन अनऑर्गेनाइज देयर इज नो कंडीशंस और टर्म्स मेंशन्ड फॉर ओटी। यानी ओवर टाइम के लिए कोई भी पैसे एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलते हैं। ठीक है, सो ओटी लिख लो, ओवर टाइम गिवन या पेड इन ऑर्गेनाइज्ड, एंड इन अनऑर्गेनाइज्ड नो ओवर टाइम इज पेड। एडिशनल चार्जेस, एडिशनल पैसा जो एक्स्ट्रा टाइम आपने काम किया उसका आपको नहीं मिलता है। ऑनलाइन क्लास सबको क्लियर है? ऑनलाइन क्लास? यस मैम। चलिए नेक्स्ट,
अगर हम बात करें वही प्रोविडेंट फंड, तो पता ही होगा आप लोगों को कि प्रोविडेंट फंड की सुविधा आपके ऑर्गेनाइज में मिलता है, अनऑर्गेनाइज में प्रोविडेंट फंड की सुविधा ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। पेंशन की सुविधा ये सब नहीं है। खैर प्राइवेट कंपनीज में तो पेंशन की नहीं है, गवर्नमेंट में भी अब हट गई है, बहुत सारे सेक्टर्स में अब हट गई है। कुछ जो लोग हैं जो एक पर्टिकुलर ईयर तक काम कर रहे हैं, उस ईयर के बाद से हटा है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज इंक्रीमेंट वगैरह जो होता है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में रेगुलरली होगा, आपके परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा, बट बहुत ही रेयरली कभी इंक्रीमेंट देगा आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है। उसके अलावा आपको बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे, पेंशन, मेडिकल फैसिलिटीज, कंपनसेशन, ट्रैवल कंपनसेशन, कई बार कॉलिंग के लिए भी आपको पैसे मिल जाते हैं, चार्जेस वगैरह मिल जाएंगे आपको, किसमें, ऑर्गेनाइज में। बट इन द अनऑर्गेनाइज देयर इज नो बेनिफिट्स ऑफ प्री रिक्विसाइट्स अवेलेबल, ठीक है, कोई भी बेनिफिट्स ऑफ प्री रिक्विसाइट्स नहीं मिलेंगे। समझ में आया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर, दैट इज किराना वाला, ठीक है। ट्रेडिशनल रिटेल सेक्टर की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल रिटेल सेक्टर वही सारे हैं आपके किराना वाले वगैरह जो हैं, ठीक है। तो इंडियन रिटेल सिस्टम में आज भी ट्रेडिशनल और अनऑर्गेनाइज फॉर्म ज्यादा दिखेगा। रूरल एरियाज में चले जाओ, आपको मंडीज, हाट्स, मेला में आज भी प्रोडक्ट को सेल करते हुए लोग नजर आएंगे, ठीक है। सेमी अर्बन एरियाज में, टाउन्स में और लोकेलिटीज में आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर सबसे ज्यादा दिखेंगे। लोकेलिटीज का मतलब कॉलोनी वाले एरियाज में, ठीक है। और अगर वो एरिया जो है दैट इज बेसिकली एक बोल सकते हैं चौल टाइप एरियाज, वहां पर भी आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर दिखेंगे, ठीक है। तो ये जो है इसको हम लोग ट्रेडिशनली क्या बोलते हैं, जैसे ऐसे तो इसका नाम है मॉम एंड पॉप शॉप, आप लोगों को मैंने बताया होगा, मॉम MOM, मॉम एंड POP, पॉप शॉप कहते हैं इसको, जो लोकेलिटीज में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हमारे बिहार में, हमारे इंडिया में, नॉट इन आवर बिहार, हमारे इंडिया में इसको बोलते हैं बनिए की दुकान, ठीक है। या फिर बोलते हैं, तो ये जो आपके यहाँ पर अनऑर्गेनाइज में आपके वीकली बाजार भी आते हैं, बहुत जगह पे मंडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट, थर्सडे मार्केट, इस तरीके से मार्केट्स लगते हैं। उसके अलावा ये जो आपका शॉप है, मतलब ये एक अलग ही लेवल से इनका क्या है, मार्केट में, मार्केट को इन्होंने एक्वायर कर रखा है, क्योंकि इस तरीके के स्टोर्स एक या दो नहीं है क्वांटिटीज में, दे आर मल्टीपल। हर लोकेलिटी में आपको 4, 3, 4 ऐसे किराने के स्टोर दिख ही जाएंगे, है ना। और इनका मेन रीजन क्या होता है, ये क्यों वहां प्रेजेंट होते हैं, उस लोकेलिटी को सर्व करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आपके और हम लोग उनको बुलाते कैसे हैं, दुकान वाले भैया, याद ऐसे नाम भी हम लोग सेव कर लेते हैं फोन पे, दुकान वाले भैया। तो अब इनका थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि ये क्या क्या है, जो ये जो आपके दुकान वाले भैया और जो किराना स्टोर है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि लोकेलिटी, सबसे पहला जो इसका फीचर होगा किराने वाले का, उसको कहेंगे लोकेलिटी। लोकेलिटी का मतलब है कि ये हमेशा कहां पर प्रेजेंट रहेंगे, जहां पर लोग रहते हैं, यानी कि ये कोई मार्केट एरियाज में नहीं रहेंगे, कॉलोनीज में प्रेजेंट रहेंगे। इनका लोकेलिटी कन्वीनियंस लोकेलिटी होगा, यानी कि जहां भी ये रहेंगे वहां के आसपास के लोगों को ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे। सो कन्वीनियंस लोकेशन होगा, लोकेलिटी इनका क्या होगा, जो एक कॉलोनी वगैरह, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड है कि ये ज्यादातर वो प्रोडक्ट्स बेचेंगे जो आसपास के एरिया के लोगों का डिमांड है, यानी कि नीड बेस्ड प्रोडक्ट ये ज्यादातर सेल करते हैं। नीड बेस्ड प्रोडक्ट यानी कि जो डे टू डे वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका अंडा, ब्रेड और ये सारी जो चीजें हम लेते हैं, तो बेसिकली मैगी। तो ये जो आपके डिमांड बेस्ड और नीड बेस्ड प्रोडक्ट है, जिसका डिमांड फ्रिक्वेंटली कंज्यूमर्स को होता है, फ्रिक्वेंटली मतलब हर दिन खरीदते हैं बहुत सारे, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को ये रखेंगे। और इनके पास वेराइटीज ऑफ मर्केंडाइज रहता है। वेराइटीज ऑफ मर्केंडाइज मतलब बहुत सारे, कुछ किराना स्टोर वाले तो बुक्स कॉपी भी रखते हैं, बहुत सारे किराना स्टोर वाले पेन भी रखते हैं। तो बेसिकली दे आर नॉट किराना वाला स्टोर, दे बिकम जनरल स्टोर, बिकॉज वहां आसपास के लोगों को उसका डिमांड है, जरूरत है, ठीक है। तो इन शॉर्ट वी कैन से दे हैव वेराइटी ऑफ मर्केंडाइज अवेलेबल, वेराइटी ऑफ मर्केंडाइज है। और सेकेंड थिंग, नीड बेस्ड प्रोडक्ट ज्यादातर रखेंगे जो आसपास के लोग खरीदेंगे। देखना, आप एक चीज नोटिस और भी बता देती हूँ कि ज्यादातर आजकल के लोग हैं, क्लोथ्स को वो लोकल स्टोर से खरीदना नहीं पसंद करते, दे वांट टू परचेज आइदर फ्रॉम ई-कॉमर्स और ये। लेकिन नीड बेस्ड प्रोडक्ट ऐसी चीजें हैं जो हमें कभी भी जरूरत पड़ सकती है, नमक, चावल, दाल, लाइक दिस। तो इसके लिए ये ऐसे स्टोर प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वन है कि ये आजकल के जो किराना वाले स्टोर हैं या किराना वाले हैं,
they are also providing the value added service. So value added service is related with the additional services. Like what kind of services they are providing? Home delivery facilities भी they are providing. So home delivery भी दे देंगे, कॉल कर दीजिएगा भैया ये सामान है घर पे पहुंचा जाते हैं, है ना. So home delivery systems are also available. लेकिन याद रखिएगा कि कभी भी एक्सट्रीम बल्क में कोई भी इनसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, मतलब जो बहुत कम क्वांटिटी में, ठीक है. जैसे अगर आपको सत्तू का पैकेट लेना तो एक आप लोगे, दो लोगे हार्डली. यू आर नॉट गोइंग टू परचेज 12 or 15, बट यू आर गोइंग टू परचेज दैट अमाउंट फ्रॉम retail store, big retail store, where you will get heavy discount. On purchasing of 2 packets, you will get 2 packets, right? So in short, we can say like they are purchasing the product. Value added services are also provided. Next one is टेलीफोन बेस्ड प्रोक्योरिंग ऑर्डर, यानी कि इनका जो ज्यादातर ऑर्डर्स होगा वो किस चीज पे होगा? टेलीफोन बेस्ड, यानी कि आप कॉल करोगे घर पे सामान आ जाएगा. बस हाँ ये चीज है कि आपको वो एक टाइम दे देंगे कि भाई 1 घंटे बाद देंगे, 2 घंटे बाद देंगे, लेकिन दे आर बेसिकली वर्किंग विद यूजिंग ऑफ टेलीफोन. इवन व्हाट्सएप कर देते हैं हम लिस्ट, वो घर पे सामान पहुंचा देते हैं, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द क्रेडिट फैसिलिटीज. क्रेडिट फैसिलिटीज का मतलब ये है कि वो उधार पे भी सामान देंगे आपको, ठीक है. लेकिन कई बार उधार पे तो दे देते हैं, लेकिन वो फर्स्ट वीक ऑफ मंथ में चाहेंगे कि आप सेटल कर दो. तो इन शॉर्ट वी कैन से लाइक दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग द क्रेडिट फैसिलिटीज फॉर देयर रेगुलर कस्टमर, फॉर देयर रेगुलर कस्टमर. ऐसा नहीं कि आज अनुग्रह जाएगा और इसने किसी स्टोर से लेगा तो दे आर गोइंग टू प्रोवाइड क्रेडिट. व्हाई? बिकॉज ही इज नॉट रेगुलर कस्टमर, है ना. लेकिन जो लोकेलिटी में हम रहते हैं, जहां हमारा घर है और वो जानते हैं हमें और हम हमेशा उनके से प्रोडक्ट खरीदेंगे, दे विल प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट. क्लियर होगी बात? सच बात है ये. चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एंड समहाउ दे आर ऑल्सो वर्किंग लाइक अ मनी लेंडर इन द रूरल एरियाज. यानी कि जो बनिए की दुकान वाले जिनको हम कहते हैं, वो मनी लेंडर की तरह भी काम करते हैं रूरल एरियाज में. मतलब रूरल एरियाज में ना वो पैसा उधार पे भी देते हैं, मनी लेंड करेंगे आपको 50,000 विद पर्टिकुलर इंटरेस्ट और ब्याज जिसको कहते हैं. सो दे वर्क्स लाइक अ मनी लेंडर्स इन द रूरल एरियाज. कौन? आपके किराना वाले, मॉम एंड शॉप स्टोर, ठीक है. उसके अलावा ना दे आर बेसिकली टोटली डिपेंडेंट ऑन द कस्टमर रिलेशनशिप. लाइक यहाँ पर आप अगर बात करें हम कि रिटेल, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल जो है वो भी कस्टमर रिलेशनशिप में बिलीव करता है, लेकिन द वे दे आर टॉकिंग टू यू, इवन दे आर टॉकिंग पर्सनल थिंग्स विद यू, जो किराने वाले स्टोर आपके घर के आसपास लोकेलिटी वाले होते हैं. सो वी कैन से एंजॉय अ रेक्टिकुलर कस्टमर रिलेशनशिप, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ भैया एंड बहन जी, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स दे आर स्पीकिंग टू ईच अदर, है ना. इवन इन द अर्बन मार्केट दीज रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट. मतलब अर्बन में, ऐसा नहीं कि रूरल एरियाज में ये है, अर्बन एरियाज में भी ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती है, ठीक है. सो बेसिकली द होल जो उनका सेलिंग है वो डिपेंडेंट होता है किस पे? रिलेशनशिप पे, क्रेडिट फैसिलिटीज वगैरह पे, लोकेलिटीज पे, कहां पर आप हो, कहां सिचुएटेड हो, कहां लोकेटेड हो. तो ये सारे फीचर्स है आपके किस चीज के? ट्रेडिशनल रिटेल सेक्टर फॉर्मेट का पहला, किराना वाला या मॉम एंड पॉप शॉप. उसके अलावा वेंडर्स कौन होते हैं, पेडलर्स कौन होते हैं, हॉकर्स कौन होते हैं, वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट क्लास अबाउट द ट्रेडिशनल फॉर्मेट. और ट्रेडिशनल फॉर्मेट के बाद हम लोग ऑर्गेनाइज्ड रिटेल फॉर्मेट की तरफ मूव करेंगे. डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट, हाइपरमार्केट, चेन स्टोर, स्पेशलिटी स्टोर, कन्वीनियंस स्टोर, मॉल्स, ठीक है. तो ये सारे हम ट्रेडिशनल के बाद कंप्लीट करेंगे. किसी को कुछ पूछना है? Anyone have any doubt? Anyone have any doubt? Excuse me, ma'am. हाँ बोलो बेटा. Ma'am, day before yesterday, you were making us write. Anyone have any problem in any of the topic? Anyone have any question? Okay, see you all in the next class.